तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हियर आई एम योर फ्रेंड, योर कंपेनियन चित्रांश दादिच। और आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट हमने जो लेक्चर्स देखे हैं अब तक, उसमें हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ देखा, साथ ही साथ कहाँ कहाँ किस किस परिस्थिति में हम सिंपल या इंडेफिनिट टेंस करते हैं उसको भी हम लोग देख चुके हैं। किस तरह से हमारे एक्शन को डिनोट करने वाले या एक्शन को दर्शाने वाले जो हमारे वाक्यों का निर्माण होता है वो कैसे होने वाला है, डिस्क्रिप्शन या परिचय या वर्णन से बनने वाले वाक्य कैसे बनेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आई होप आप लोग साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उन चीज़ों की, और जो भी आप चैप्टर में आपका आंसर बनता है जिसे आप खुद से लिखने का प्रयास कर रहे हैं उसमें उन रूल्स को भी अप्लाई कीजिए। उन रूल्स को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक लड़का था, वो लड़का मैथ्स की क्लास में गया। मैथ्स की क्लास में जाकर के उसने मैथ्स में सीखा कि 2 + 2 = 4। ठीक है, तो 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं, ये उसने क्लास में सीख लिया। क्लास में सीखने के बाद वो टीचर के साथ ही बाजार चला गया कुछ सामान खरीदने के लिए, और वहाँ जाकर के उसने कहा कि सर 2 रुपये की तो चिप्स दे दीजिए और 2 रुपये की चॉकलेट दे दीजिए। और उसने 2 रुपये की चिप्स और 2 रुपये की चॉकलेट लेने के बाद दुकानदार से पूछा कितने पैसे हुए। तो पीछे से मैथ्स के टीचर ने उसके सर पे टपली मारी ऐसे पट करके, बोले अभी तो सिखाया है थोड़ी देर पहले अभी तो 10 मिनट ही नहीं हुए सिखाए हुए और यहाँ आकर के पूछ रहा है कितने पैसे हुए। तो गड़बड़ हो गई ना। जो भी रूल आप क्लास में पढ़ रहे हैं जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे तो उसे पढ़ने का फायदा क्या? इससे बढ़िया पढ़ो ही मत। तो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि आता नहीं है, आता भी है, पढ़ भी लिया, जानकारी भी है, लेकिन उसे प्रयोग नहीं कर रहे, उसे यूज नहीं कर रहे, है ना। चैप्टर के अंदर था कि सदाओ जो है वो जनरल से मिलने गया सदाओ मिलने जनरल से। तो सिंपल पास्ट टेंस में बना लो ना भाई, सीखा है। सिंपल पास्ट टेंस में हमने सेंटेंसेस बनाना सीखा है, नहीं सीखा क्या? तो उसको लिखने के लिए हमें अलग से क्या चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए? हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, सदाओ यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया। साथ ही साथ हमें ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, किससे मिलने गया? जनरल से मिलने गया, जनरल हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो रही है, कार्य क्या हो रहा है? मिलने का। तो अब और क्या चाहिए? इसके अलावा हमें किसी चीज की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो थोड़ा सा स्वाभाविक तरीके से अगर सोचेंगे तो बहुत आसानी से वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसमें किस तरह के वाक्यों को रखा जाता है, इसके बारे में हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि जब किसी कार्य की निरंतरता हमें दिखाई दे। क्या दिखाई दे गाइस हमें? जब किसी कार्य की निरंतरता हमें दिखाई देती है या वाक्य में यह दिखाई दे कार्य का जारी होना। क्या दिखाई दे? कार्य का जारी अथवा निरंतर होना, कि कार्य जो है चल रहा है। जैसे वीडियो चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे मस्ती मार रहे हैं, कुछ बच्चे नीचे जो लाइव के अंदर है फालतू की बकवास कर रहे हैं। तो ये सब कॉन्टिन्यूटी वाला काम है। कॉन्टिन्यूटी वाला काम क्या है कि जब समय रेखा पर कार्य प्रारंभ हो चुका हो परंतु उसकी समाप्ति ना हुई हो, इसको दर्शाने के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बात करूं 3:30 बजे से लगभग आप ये मान लीजिए कि 45 मिनट्स का वीडियो रहता है, तो 4:15 बजे, तो 3:30 बजे से लेकर के 4:15 बजे के बीच में जो कार्य है वो कार्य किस स्टेटस पे है, उसकी स्थिति क्या है कि वो निरंतर है, वो चल रहा है। यानी कि इस बिंदु से कार्य प्रारंभ हो चुका है लेकिन अभी तक इस बिंदु पर नहीं पहुंचा है। इसके मध्य किसी भी समय बिंदु पर अगर आप वाक्य बनाएंगे या फिर इस पूरे कालखंड पर वाक्य बनाएंगे, इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड पर अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस कौन से टेंस में जाना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाना चाहिए। राइट और रॉन्ग? तो कॉन्टिन्यूटी में अगर आप कभी भी किसी कार्य को होता हुआ देखें, किसी भी कार्य को अगर आप होता हुआ देखते हैं
तो उस कार्य को होता हुआ देखना और उसे बताने के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जरा देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो किस चीज को दर्शाता है। अभी हम केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का बेसिक नेचर क्या है। उसके बाद में जो रूल्स रेगुलेशंस है वो तो सब हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक नेचर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन में 99% तो उस बेसिक नेचर से ही काम हो जाता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये हमारी समय रेखा है, ये हमारा वर्तमान का बिंदु है, अभी इसी समय का, राइट नाउ का। ये हमारा जो टाइम हो गया ये बता रहा है टुडे को, यानी कि आज के दिन की शुरुआत इस बिंदु से हुई। इससे पहले की अगर हम बात करेंगे और किसी भी जगह पर कोई कार्य जो है वो जारी अवस्था में था, कॉन्टिन्यूटी में था, तो उसे बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो फटाफट से कमेंट करके बताना शुरू करो। कल शाम को 4 बजे आप लोग क्या कर रहे थे? कल शाम को 4 बजे आप क्या कर रहे थे? इंग्लिश में लिखना अगर आता है तो, नहीं तो हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अभी मैंने सिखाया नहीं है इसलिए हिंदी में भी एक्सेप्ट कर लूंगा। कल शाम को 4 बजे आप लोग क्या कर रहे थे? अब क्योंकि वो बात टुडे में नहीं आ रही, वो बात किस में नहीं आ रही? टुडे में नहीं आ रही, और टुडे से पीछे चली गई, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखेंगे उस सेंटेंस को, और कह देंगे मैं मूवी देख रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये सब बोलेंगे आप लोग। तो ये सारे के सारे वाक्य जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चले जाएंगे। सेकंड इसके अंदर रूल आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि ये हमारी फिर से समय रेखा। समय रेखा में क्या हुआ? ये जो बिंदु है, जो टाइम अभी का है, अभी मतलब राइट नाउ वाला जो समय है, उस समय जो भी कार्य जारी होगा उसे दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसे दर्शाया जाता है। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, है ना? बाहर पक्षी उड़ रहे हैं, या मछलियां उड़ रही है और पक्षी तैर रहे हैं, क्या हो रहा है? तो कोई भी ऐसा कार्य जो जिस समय कार्य के लिए कहा जाए उस समय कार्य जारी हो, उसको दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अभी इसी वक्त जो समय बिंदु है उसको दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि हम अंदाजा लगाते हैं कि भविष्य में, ये तो हो गया वापस से अभी वाला बिंदु, अभी यानी राइट नाउ वाला बिंदु। इससे अगर भविष्य में कोई भी कार्य अगर आपको लगता है कि किसी समय बिंदु पर कोई कार्य जारी होगा, 7 बजे आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, 6 बजे आप लोग मैथ्स पढ़ रहे होंगे, 6:30 बजे आप लोग मैथ्स पढ़ रहे होंगे, तो इस तरह के जितने भी वाक्य हैं, अभी से आगे जितने वाक्य बनने वाले हैं, जब आपको लगता है कि वापस से वही बात, किसी समय बिंदु पर या किसी टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई कार्य जारी होगा, 7 बजे से 8 बजे तक मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, तो ये एक टाइम पीरियड हो गया ना। 7 से 8 में क्या कर रहा हूँ, यानी एक ही कार्य होगा जो कॉन्टिन्यूटी में होगा या जारी होगा। उसे दर्शाने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करेंगे? उसे दर्शाने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 7 से 8 ना पूछो और ये कह दूं कि 7:30 बजे क्या कर रहे होंगे, तो भी जो कार्य है वो कॉन्टिन्यूटी में आएगा कि 7:30 बजे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। रीजन, मेरा कार्य जो है 7 बजे प्रारंभ हो चुका होगा और 7 बजे से 8 बजे तक चलेगा। कितने बजे तक चलेगा? 7 से 8 चलेगा। तो इस बीच में कहीं पर भी पूछ लो क्या कर रहे होंगे, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। 7:10 पे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, 20 पे, 30 पे, 40, 50, 55, 7:55 पे क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्लानिंग क्या है, 7 से 8 इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा, राइट। तो उसे बताने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल यहां पर करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये एक बेसिक नेचर है कि जब किसी कार्य का आपको जारी होना बताना हो तो वहां फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कीजिए। अगर फ्यूचर में बताना है तो प्रेजेंट में बताना है कि अभी इस समय क्या कार्य चल रहा है, अपने आसपास देखो कौन कौन क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो जो कुछ कर रहा है वो सारी की सारी चीजें कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखो, राइट। और कल किस किस समय पर क्या क्या कर रहे थे आप, उन सारी चीजों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखो, राइट कह रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर के आया हूं। लेक्चर नंबर 13 जो है उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। होमवर्क कहना ठीक नहीं होगा,
होमवर्क नहीं दिया था, मैंने आपको एक टास्क दिया था कि भाई आप ये कीजिए, है ना। तो एक रिसर्च के लिए मैंने आपको टॉपिक दिया था कि वे कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनका हम कॉन्टिन्यूस टेंस में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में इस्तेमाल नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हो सकती है और उसकी कैटेगरीज क्या हो सकती है ना। 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कैटेगरी को लेकर के, फिर उस कैटेगरीज में आने वाली वर्ब्स, और उसके लास्ट क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो चलिए उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग लेकर के आया हूं सिंपल वर्सेस कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या लेके आया हूं? सिंपल वर्सेस कॉन्टिन्यूस टेंस के कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सिंपल टेंस में आती हैं, कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो सिंपल टेंस में यूज की जाती हैं पर कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। ऐसी कौन सी वर्ब्स है जिनका इस्तेमाल सिंपल टेंस में करना चाहिए, कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करना चाहिए, या उन्हें वहां पर नहीं दर्शाना चाहिए, सामान्यतः उनका प्रयोग नहीं होता। एक्सेप्शन पे मत जाना है, यहां अभी हम सामान्य बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शन पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अब बात करने वाले हैं सिंपल वर्सेस कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो सिंपल टेंस का मतलब क्या है कि कौन कौन सी वर्ब्स जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में स्टैंड कर जाएंगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईएस वाला जो रूल है वो अप्लाई कर लेंगी, और उनका इस्तेमाल जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में नहीं किया जाता है। इसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहला है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का मतलब क्या है आप लोग समझ लीजिए। परसेप्शन का यहां पे मतलब है इंद्रियों के कार्य। क्या कह देंगे? इंद्रियों के कार्य, है ना। वे कार्य जो इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं, जैसे सी यानी कि देखना। देखना कहां से होता है? आंखों से। हियर सुनना, स्मेल किसी भी चीज का फ्रेग्रेंस का पता लगाना, सूंघना, टेस्ट चखना, और फील त्वचा का काम, महसूस करना, ठीक है। अब इसमें से कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसे आप हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं, किस तौर पर? आईएनजी के फॉर्म में। फीलिंग बहुत कॉमन वर्ड है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, ठीक है। आप इसकी जगह कहिए आई डोंट फील गुड, राइट। क्योंकि अगर आपको कोई चीज अच्छी महसूस नहीं हो रही है त्वचा पर, ठीक है, आई फील कोल्ड, आई फील हॉट, ऐसा कहिए। ऐसा मत कहिए आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड महसूस हो रही है, तो उसके लिए आई फील होगा, आई एम फीलिंग नहीं होगा। क्योंकि इंद्रियों के कार्य जो है वो हमेशा स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं। 2 तरह की हम यहाँ पे वर्ब्स देखने वाले हैं, स्टेटिव एंड डायनेमिक। जो डायनेमिक वर्ब्स होती हैं उन्हें हम आईएनजी में प्रयोग करते हैं, जो किसी स्टेट को दर्शाते हैं। भैया ठंड है तो ये तो एक स्टेट है ना, कि हाँ ठंड है और ठंड महसूस होती है, राइट। हो रही है हिंदी में बोलना ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? आई फील हॉट, आई फील कोल्ड, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो सी का सी ही रखिए, सी को कभी सींग मत बनाइए। क्या मत बनाइए? सी को कभी सींग मत बनाइए। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं सर सींग तो होता है। अगर आप किसी वर्ब में जबरदस्ती आईएनजी घुसाने की कोशिश करोगे ना, वो अपना अर्थ बदल लेगा। तो हम कहते हैं साइट सीइंग, देखने के अर्थ में। लेकिन साइट सीइंग वो पूरा का पूरा एक जॉइंटली अपना एक मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। आई एम सीइंग माई लॉयर टुमारो, इसका मतलब क्या है? मैं अपने लॉयर को कल देखूंगा के अर्थ में नहीं है, मिलने के अर्थ में है। सीइंग अगर लगाओगे तो किसके अर्थ में आ जाएगा? मिलना के अर्थ में आ जाएगा। और जबकि इंद्रियों के हिसाब से सी का मतलब क्या है? देखना। और देखना किसका कार्य है? आंखों का कार्य है देखना। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में अगर हम सी बोलते हैं तो देखने के अर्थ में होना चाहिए, राइट और रॉन्ग। लेकिन अगर उसका सींग बना दिया तो हमारे किस अर्थ में आ जाता है? मिलने के अर्थ में आ जाता है, यानी कि मूल अर्थ को देना बंद कर देता है, राइट। भाई सी का मतलब मिलना थोड़ी होता है। सी का मूल अर्थ क्या है? आंखों का मेन काम क्या है? आंखों का काम मिलना है कि देखना है? आंखों का काम देखना है। तो जब आंखों का काम देखना है तो देखने के अर्थ में कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा। वहीं कई लोग कह देते हैं सर हियर का हियरिंग बनता तो है, हियर का हियरिंग बनता तो है। किस अर्थ में बनता है?
कल मेरी कोर्ट में हियरिंग है, कल मेरी कोर्ट में हियरिंग है। अब जब ऐसा कहा जाता है हियरिंग है, तो हियरिंग का मतलब क्या है? सुनना नहीं है, सुनवाई है। हियरिंग का क्या मतलब होता है? कल मेरी कोर्ट में सुनवाई है। कल मैं कोर्ट में सुन रहा हूं, ऐसा अर्थ तो नहीं दे रहा हूं, रहे हैं वाला अर्थ तो नहीं मिल रहा है हियरिंग से। तो जैसे ही आप उसमें जबरदस्ती आईएनजी लगाओगे, उसका अर्थ बदल जाएगा, उसका अर्थ भिन्न हो जाएगा। इसीलिए हम यहां पे देखते हैं कि कभी भी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है और अगर दो ऑप्शन मिले, पहला ऑप्शन मिले सी, दूसरा ऑप्शन मिले वॉज सीइंग, तो सीइंग देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए भैया ये तो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, आईएनजी में कैसे चली गई? तो इसका मतलब क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट करना या सॉल्व करना आसान हो जाएगा कि भैया ये वर्ब तो आईएनजी में आती नहीं और ऑप्शन में आईएनजी में दे रखी है, तो इसका मतलब ये जो आईएनजी वाली है ये तो गलत है, राइट? तो या तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ले जाऊं, या थर्ड फॉर्म में ले जाऊं, या सेकंड फॉर्म में ले जाऊं, लेकिन आईएनजी फॉर्म में तो मैं इसे नहीं लेकर जाऊंगा। तो कभी भी इन वर्ब्स के साथ आईएनजी अगर ऑप्शन में मिलता है, वो हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। तो यहां पर स्मेल के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। सूंघना, कोई चीज अगर हम सूंघते हैं तो एक बार स्मेल आ गई, पता पड़ गया, उसको लगातार सूंघते थोड़ी रहेंगे ठीक है? टेस्ट, टेस्ट के बारे में बहुत अच्छी बात है। आप लोगों में से जो हॉस्टल में रहते होंगे या फ्रेंड्स के साथ में जो कई बार कुकिंग पार्टीज करते होंगे, वो लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि भाई पनीर की सब्जी बना रहे हैं, तो एक दोस्त आता है एक बड़ी सी कटोरी लेकर के, उसमें डालता है 2-3 चम्मच पनीर की सब्जी, जिसमें पनीर के पीस अच्छे अच्छे ले लेता है, चम्मच लेकर के बैठ जाता है खाने, और उससे पूछे क्या कर रहा है? बोले भाई मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि नमक वगैरह और मसाले वगैरह तो ठीक है कि नहीं है। भाई तू टेस्ट नहीं कर रहा है, तू चरने बैठ गया। बात समझ में आ रही है? यू आर ईटिंग इट, यू आर हैविंग इट, यू आर नॉट टेस्टिंग इट। टेस्ट कैसा होता है? जरा सा एक चम्मच में लिया, मुंह में रखा, पता चल गया क्या है क्या नहीं। तो जैसे ही आप उसे अपनी टंग से टच करते हैं तभी आपको टेस्ट पता चल जाता है। तो ऐसे हो गया टेस्ट पता लगा। एक कटोरा भर के और चम्मच लेके टेस्ट नहीं किया जा सकता। नाउ यू आर हैविंग इट, यू आर ईटिंग इट। अब तू टेस्ट नहीं कर रहा है भाई, आईएनजी कर रहा है तू। टेस्ट वाली तो बात खत्म हो गई जब पहला चम्मच मुंह में गया था वहीं पे। अब तो ये कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है मामला। अब तो आपको कॉन्टिन्यूटी में बताना पड़ेगा, ईटिंग के या हैविंग से या टेकिंग से आईएनजी लगा करके इनके साथ बताओ कि अब वो क्या कर रहा है, राइट? लेकिन टेस्टिंग कभी नहीं हो सकता, किसी भी चीज की टेस्टिंग कभी नहीं हो सकती। तो टेस्टिंग जो है वर्ड, वो कभी आईएनजी में नहीं जाता। फील जो है, ये मेरी त्वचा है, किसी ने ठंडा कुछ लगाया, एक क्षण के अंदर फील हो गया, गर्म कुछ लगाया, एक क्षण में फील हो गया। अब उसको फील करता रहूं ऐसा नहीं होता, वो एक स्टेट है कि हाँ भाई ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। तो फील वर्ड जो है वो भी कभी कॉन्टिन्यूटी में नहीं जाता। तो इन सारे के सारे वर्ब्स को हमें देखना है कि ये आईएनजी फॉर्म में नहीं जाते हैं। सेकंड हमारा इसमें आ जाता है वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है देखना नहीं दिखना। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, अगर ध्यान से समझ लिया तो लाइफ में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे आप। दिखना, मैं आपको देख रहा हूं या आप मुझे देख रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में तो आप कह दोगे आई एम लुकिंग एट यू, ठीक है? आप मुझे देख रहे हो, आपने सी का सीइंग नहीं बनाया ना, लुक का लुकिंग बना लिया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों बना लिया? क्योंकि यहां पे अर्थ क्या है? आप मुझे देख रहे हो, तो यहां पर देखने की क्रिया हो रही है। लेकिन इसी जगह बात अगर ये हो कि मैं कैसा दिख रहा हूं, तो ये जो मैं जैसा दिख रहा हूं वो चीज मेरी अपीयरेंस है कि भाई ये चीज अच्छी दिख रही है, बुरी दिख रही है, सही दिख रही है, गलत दिख रही है। तो उसमें हम अपीयरेंस में देखना को नहीं मानते। तो लुक जब देखने के अर्थ में आए कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो वहां पर आप लुक का लुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आया और वो बहुत अच्छा दिख रहा है और आप कह देते हो यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम और यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो ऐसी कंडीशन में आप लुकिंग का प्रयोग गलत कर रहे हो। क्योंकि जैसा वो दिख रहा है वो तो एक स्टेट है ना उसका, कि वो अच्छा दिख रहा है कि बुरा दिख रहा है। उसमें कॉन्टिन्यूटी यानी किसी कार्य की निरंतरता कहां हो रही है? भाई मैं लंबा दिख रहा हूं, तो ठीक है, दिख रहा हूं, एक बार आपने देखा, एक बार देखते पता चल गया लंबा दिख रहा है। लेकिन इसमें मेरे लंबे दिखने में कार्य की निरंतरता कहां है? कार्य की कोई निरंतरता यहां दिखाई दे रही है क्या?
तो जब कार्य में निरंतरता नहीं दिखाई दे या वर्ब जो है उसमें कॉन्टिन्यूटी ना दिखाई दे तो वहां पर हमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जब भी कोई चीज अपीयर हो, यानी कि ये बादल जैसा दिखता है ना, ये पहाड़ जैसा दिखता है, ये सूर्य जैसा दिखता है, ये चंद्रमा जैसा दिखता है, तो ऐसी परिस्थिति में कि कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है, अगर बताना चाहो तो अपीयरेंस के साथ आप बताओगे। और ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं ये अपीयरेंस को बताती हैं और ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं जाती हैं। इनका प्रयोग कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता है, क्योंकि एक स्टेट है। कोई व्यक्ति अच्छा दिख रहा है तो ये उसका स्टेट है कि वो अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिखता है। कोई व्यक्ति बुरा दिखता है तो उसका स्टेट है बुरा दिखता है। हालांकि अच्छा और बुरा तो देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है, लेकिन हम एक मोटे मोटे तौर पर मान लेते हैं कि आपका नजरिया ऐसा है कि आपको लोग अच्छे और बुरे दिखते हैं, या आपका नहीं माने मेरा मान लीजिए ऐसा कि भाई मेरा नजरिया ऐसा है कि लोग अच्छे या बुरे दिखते हैं। हमें तो समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है केवल, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर है और उसकी अपीयरेंस की बात कर रहे हो कि वह चीज़ कैसी दिखती है, कैसी प्रतीत होती है, कैसी लगती है, उसके लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल मत कीजिए। यू आर लुकिंग हैंडसम, गलत, यू लुक हैंडसम, ठीक है। ऐसा प्रयोग यहाँ पे आपको करना चाहिए। जब भी इंग्लिश आप बोलते हैं तो लुक का मतलब कैसा दिख रहा है, रिजेंबल यानी कैसा प्रतीत हो रहा है, सीम का मतलब भी कैसा प्रतीत हो रहा है और अपीयर का मतलब कैसा दिख रहा है। और इसी से संबंधित कोई अर्थ वाली और कोई वर्ब आ जाए, सेम अर्थ वाली अगर और कोई वर्ब आ जाती है तो भी वहां पर हम क्या करते हैं, वर्ब ऑफ अपीयरेंस उसे मान करके और वहां पर आईएनजी में उसका प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर टॉपिक आता है वर्ब्स ऑफ इमोशन। वर्ब्स ऑफ इमोशन का क्या मतलब है कि हमारे मन की जो भी भावनाएं हैं वो हमेशा एक स्टेट होती हैं, स्टेटिव होती हैं, वो डायनेमिक वर्ब्स नहीं होती। मुझे आइसक्रीम पसंद है, मुझे आइसक्रीम पसंद है तो आई लव आइसक्रीम। आई एम लविंग आइसक्रीम कैसे होगा? हाँ, कोई कहे कि भाई मुझे बर्गर बहुत पसंद है और कोई कहे कि आई लव बर्गर, अच्छी बात है। अब वो क्या करेगा उस बर्गर के साथ? मतलब हाय कितना प्यारा बर्गर है और खा गया उसे लास्ट में उठा करके, तो क्या कहेगा वो? आई एम लविंग बर्गर, कि मैं खा रहा हूं तो उसके लिए क्या बोलेगा? मैं भाई क्या है, बर्गर से प्यार करता हूं, बर्गर मुझे पसंद है, आई लव बर्गर, और लास्ट में जाके बोल दिया क्या कर रहा है? आई एम लविंग इट। तो किसी चीज से प्यार करना, घृणा करना आपके मन की एक स्थिति है, आपकी मनः स्थिति है कि या तो ऊंट इस करवट बैठेगा या इस करवट बैठेगा। तो जिस भी करवट बैठा वो एक स्थिति बन गई, वो स्टेटिव वर्ब को दर्शाता है। वहां पर हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। आई लव माई पेरेंट्स, ठीक है। आई एम लविंग माई पेरेंट्स गलत है, क्योंकि आई एम लविंग कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी इस तरह की वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं करना चाहिए। वांट का मतलब है आई वांट अ कार, मुझे कार चाहिए, मैं चाहता हूं एक कार। तो मैं किसी चीज को चाहता हूं तो ये मेरे मन की स्थिति है, एक मन स्थिति है, मेरा इमोशन है। तो उसको दर्शाने के लिए वांट का वांटिंग नहीं होगा। डिजायर मेरी इच्छा, अब मेरी इच्छा जो भी है, मैं किसी चीज की इच्छा कर रहा हूं गलत है, मैं किसी चीज की इच्छा करता हूं सही है। तो करता हूं कौन सा टेंस? सिंपल टेंस, और कर रहा हूं कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई डिजायर होगा, आई एम डिजायरिंग नहीं होगा। विश वापस से इच्छा वाली बात आ गई। हेट घृणा, होप उम्मीद या आशा, लाइक पसंद करना, किसी चीज को अगर आप पसंद करते हो तो हाँ भाई मेरी स्थिति है, ये एक स्टेट है मेरे हार्ट का या मेरे माइंड का, दैट आई हेट इट और आई लव इट, आई लाइक इट और आई डिसलाइक इट। तो ये सारी चीजें क्या है, किसी चीज को डिसलाइकिंग नहीं कर सकते आप, लाइकिंग नहीं कर सकते आप। आपको उसे लाइक डिसलाइक वाले वे में रखना होगा। रिफ्यूज करना, मना कर देना। बिलीव विश्वास, डाउट शक या शंका, जब अपन बोल देते हैं ना यू आर अननेसेसरीली डाउटिंग मी, तुम बिना मतलब मुझ पर शक कर रहे हो, गलत है, मत करो। हिंदी की ऐसे अंग्रेजी मत बनाओ कि एज इट इज बन जाए। कम से कम ये जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, अपीयरेंस और इमोशन है इन्हें बख्श दो, इन्हें बख्श दो। अपने हिंदी के हथौड़े इन पे मत मारो, वरना वहाँ पे मार्क्स है ना वो अलग तरीके से हथौड़े बन के सर पे पड़ेंगे। तो दया करो इनके ऊपर और इनको आईएनजी में मत रखना, ठीक है ना। तो हम बोल देते हैं यू आर अननेसेसरीली डाउटिंग मी, लेकिन डाउटिंग होता ही नहीं है, क्योंकि उस सामने वाले की मन स्थिति है, या तो आप पे डाउट करता है या नहीं करता, दोनों में से एक बात होगी। वो डाउट किए जा रहा है ऐसा नहीं है, और किए भी जा रहा है तो ही डाउट में,
उसे मुझ पर शक है। तो यहां से भी क्लियर हो जाएगा कि भाई ये डाउट जो है या शक जो है ये कॉन्टिन्यूटी में है, ये चल रहा है। लेकिन सिंपल टेंस में से रखिए। माइंड यानी किसी चीज का बुरा मानना या किसी चीज को मन पे ले लेना। केयर यानी परवाह करना। एडोर यानी किसी की प्रशंसा करना, या आप एक शब्द आता है हिंदी में लाड करना, उसके लिए भी आप एडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्रिशिएट किसी की प्रशंसा करना। एडमायर किसी व्यक्ति को मानना या उसकी वापस वही प्रशंसा करने के अर्थ में। फियर भय। एक्सपेक्ट किसी चीज के बारे में एक्सपेक्टेशन रखना, अनुमान लगाना कि भाई मैं ये चाहता हूं, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। किसी चीज की चाहत रखना, किसी निश्चित परिणाम की वस्तु की चाहत करना एक्सेप्ट कहलाता है, एक्सपेक्ट कहलाता है। एक्सपेक्ट करने का मतलब है कि मैं आपसे ये चाहता हूं, तो ये मेरी एक इच्छा है कि मैं आपसे चाहता हूं। तो एक मन स्थिति है कि भाई मैं आपसे रेस्पेक्ट चाहता हूं, मैं आपसे लाइक्स चाहता हूं, मैं आपसे कमेंट्स चाहता हूं, शेयर चाहता हूं। तो ये क्या है, ये ठीक है, मैं आपसे क्या चाहता हूं उसको दर्शाता है, राइट। तो ये हमारी 3 तरह की वर्ब्स हैं जिन्हें हम कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं रखते। नेक्स्ट हमारा यहां आ जाता है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। अब आप बैठे हो, शरीर आपका इस स्थिति में, अब आपके अंदर क्या चल रहा है, इनमें से कुछ भी चल सकता है। लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई चीज कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, लेकिन आपका शरीर अगर उस कॉन्टिन्यूटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, तो वहां पर आप क्या कीजिए, हमेशा सिंपल टेंस रखने की कोशिश कीजिए। मतलब सिंपल टेंस से मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं बार बार, क्योंकि 90% केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि इन वर्ब्स को जब आईएनजी में दिया जाता है तो एग्जामिनर आपसे यही पूछना चाहता है, यही जानना चाहता है कि सामान्यतः वह मुझ पर विश्वास करता है या वह मुझ पर विश्वास कर रहा है, दोनों में से आप किसे चुनते हो। ठीक है, तो वहां पर मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि सेंटेंस जो है, स्टूडेंट जो है अपने हिंदी के अनुसार उसका अनुसरण करता है और आईएनजी को सही करके आ जाता है कि आईएनजी वाला जो फॉर्म है वही फॉर्मेट बिल्कुल सही फॉर्मेट है। ये चीज़ हमें नहीं करनी है, ये चीज़ करने से हमें बचना है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हो? इसीलिए मैं बार बार उसे सिंपल टेंस से कंपेयर कर रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, एडवर्ब्स भी देखने साथ के साथ। हो सकता है भैया सिंपल में ना जाए, परफेक्ट में चला जाए, कहीं आप मेरे भरोसे या मेरे कहे अनुसार बार बार मैं सिंपल कर रहा हूँ तो आंख बंद करके सिंपल टेंस ही करे हो, वो नहीं करना है। हमें वहां पर बाकी सारी चीजों की भी जांच पड़ताल करनी है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में इस तरह की वर्ब देख करके यही डाउट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि सिंपल में जाएगा कि कॉन्टिन्यूस में जाएगा, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, दिमाग से आप क्या काम करते हो, थिंक। चलिए भाई, सोचना। सपोज का मतलब है, आपको मैं कह देता हूं कि ऐसा मान लो या ऐसा विचार करो, है ना। सपोज कि मैं आपके सामने यहां इस स्क्रीन पे नहीं पढ़ा रहा हूं, सपोज मैं आपके सामने रियली खड़ा हूं। चलो इसी को एक क्वेश्चन बना लेते हैं आज। मान लीजिए कि ये एक ऑनलाइन क्लास नहीं होती, ये एक ऑफलाइन क्लास होती और मैं आपके सामने होता वहां पर, तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस आ जाता है हमारी क्लास में, जो आपको लगता है कि भाई ऑनलाइन में सर इस तरह से ये चीज़ थोड़ी सी कम लगती है, लेकिन अगर ऑफलाइन क्लास होती तो हमें इस तरह का महसूस होता। एक बार मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो उससे मुझे एक फीडबैक मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपको लग रहा है ऑनलाइन क्लास में, उसे मैं बिल्कुल वैसा बना दूं जैसा ऑफलाइन क्लास होता है, वो लैग कम हो जाए या खत्म हो जाए, मेरी कोशिश ये रहेगी। अग्री यानी किसी चीज़ पर सहमत होना भी एक स्टेट है। आपने कोई बात कही तो मैं या तो उस पर सहमत हो रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होगा, तो या तो मैं उस पर सहमत हूं या मैं उस पर असहमत हूं, तो मेरा एक स्टैंड होगा। ठीक है, और वो इसको क्या बना देगा, स्टेटिव वर्ब बना देगा, जहां पे किसी स्टेट को दर्शाया जाता है। कंसीडर, किसी बारे में विचार करना, ठीक है, कि हाँ भाई मैं विचार कर रहा हूं। ट्रस्ट, किसी पर विश्वास करना। रिमेंबर, याद करना। फॉरगेट, भूल जाना। नो, जानना। अंडरस्टैंड, समझना। रियलाइज, किसी चीज को महसूस करना। रिकलेक्ट, कोई चीज भूल गए उसको याद करना वापस। तो देखो ये सारी की सारी वर्ब जो है, इनमें से मोस्टली वर्ब जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। और कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि हम हिंदी में जितने वाक्य बनाते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूटी में बताते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होता है। अगर हम उसे कॉन्टिन्यूस टेंस में ना बना करके, यानी कि हिंदी में जैसे हम कॉन्टिन्यूस टेंस में उन्हें बोलते हैं, अगर वैसे ना बोल करके इंग्लिश में हम उन्हें
सिंपल टेंस में ज़्यादा बोलें तो मुझे लगता है कि ये डाउट जो है ये क्लियर हो सकता है, या गलती करने की जो संभावना है उसे हम न्यूनतम कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वर्ब्स ऑफ पोजेशन। तो यहां पर मैं कह देता हूं सोचना या विचार, सोचना या विचार करने के संदर्भ में है ये। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है स्वामित्व। हम बात कर चुके हैं परसेप्शन के बारे में। स्वामित्व हो सकता है, अधिकार हो सकता है, हक हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें पोजेशन में आ जाती हैं कि भाई किसी भी चीज पर अगर मेरा स्वामित्व है, मालिकाना हक है या अधिकार है, तो उसको दर्शाने के लिए मैं पोजेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं। पोजेशन पे हम पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं ना कि पोजेशन जो है वो किस तरीके से काम करती है। तो पोजेशन का मतलब है बिलोंग, यानी कि ये जो मार्कर है ये मुझसे बिलोंग करता है, यानी ये मेरा है, मेरा इस पर स्वामित्व है, अधिकार है, मेरा इस पे हक है। तो इसको दर्शाने के लिए मैं किसका प्रयोग कर लूंगा? बिलोंग का। बिलोंग का मतलब मेरा है। ओ का मतलब मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका मालिक हूं, ठीक है, जिस किसी चीज को खरीदा जा सकता है। ओन का मतलब भी सेम है, पजेस का मतलब भी सेम है, कंटेन का मतलब भी सेम है, और हैव का मतलब भी सेम है, ठीक है। तो आई हैव अ सेल फोन, आई एम हैविंग अ सेल फोन नहीं, मेरे पास एक फोन है जो मेरा खुद का है, तो उसके लिए मैं क्या बोल दूंगा? आई हैव अ सेल फोन, मेरे पास अपना खुद का एक फोन है। आई एम हैविंग अ सेल फोन नहीं बनेगा। आई एम पजेसिंग दिस प्रॉपर्टी नहीं, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है इसका मालिक मैं हूं, इसका पोजेशन मेरे पास है, अधिकार मेरे पास है। तो मैं क्या कहूंगा? आई पजेस दिस प्रॉपर्टी। आई एम पजेसिंग दिस प्रॉपर्टी नहीं बनेगा, क्योंकि ठीक है, या तो मेरा है या मेरा नहीं है। मेरा हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना भैया। आपके हाथ में सेल फोन है या आपके सामने अभी कंप्यूटर स्क्रीन है, या तो वो आपका है या वो आपका नहीं है। वो आपका हो रहा है ऐसा भी नहीं, मान लो उसकी किस्तें भी चल रही है तब भी वो आपका ही है। या तो उसे ये मान लो कि भाई किस्तें चल रही है तो मेरा है या मेरा नहीं है, सिंपल सी बात। अगर इंस्टॉलमेंट जा रही है भी मान लीजिए, तो ऐसी कंडीशन में भी आप यही कहोगे या तो मेरा है या मेरा नहीं है। वहां पे एक स्टैंड आ जाएगा, उससे ज्यादा काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये 5 तरह की वर्ब्स हमने देखी जिन्हें हम कभी भी कॉन्टिन्यूटी में या आईएनजी फॉर्म में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाना चाहिए। अगर इन सारी बातों को मैं कंक्लूड करना चाहूं ना, कि अगर इन सारी बातों को मैं 1 मिनट में समझना चाहूं या 1 मिनट में समझाना चाहूं, तो वहां पर मेरे पास एक सीधा सा तरीका है कि जब भी कोई काम हो रहा है तो उसे सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि उस काम को करने में टाइम कितना लगता है। मुझे एक बात बताओ, कोई कुर्सी पर बैठता है तो बैठने में कितना टाइम लगा? कोई स्विच ऑन करता है, कितना टाइम लगा? ऑफ करता है, कितना टाइम लगा? लाइट चली जाती है, कितना टाइम लगता है लाइट जाने में? लाइट आ जाती है, कितना टाइम लगता है लाइट आने में? कोई फिसलता है और गिरता है, कितना टाइम लगता है गिरने में? इस तरह की वर्ब्स जितनी भी हैं जिसमें आप इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि यार ये काम होने में तो यूं होता है, 1 सेकंड में काम हो जाता है। तो मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप वाक्य बनाना चाहते हैं कि सर पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? माई टीचर इज टीचिंग, क्योंकि इतना टाइम तो मिला आपको कि आप पूरा वाक्य बोल सको कि माई टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। लेकिन जब कोई गिर रहा है तो वो इतना टाइम भी नहीं देगा कि आप उतना वाक्य बना सको। आप बोलोगे कि ही इज, तब तक तो गिर गया ही इज तक पहुंचोगे तब तक तो पहुंच गया जमीन तक, गिर चुका हो गया काम तो कॉन्टिन्यूटी में ये सारे के सारे वाक्य नहीं आ पाते, क्योंकि जब तक आप कॉन्टिन्यूटी में करोगे उसे, आप में से काम करो, कोई भी एक स्टूडेंट जाओ और स्विच को ऑन करो या ऑफ करो, और जितनी देर में वो ऑन हो या ऑफ हो एक वाक्य बना करके देखो, आई एम स्विचिंग ऑन द स्विच या आई एम स्विचिंग ऑफ द स्विच। तो जब तक आप आई एम बोलोगे तब तक या तो वो बंद हो जाएगा या चालू हो जाएगा, तो आप पूरा वाक्य ही नहीं बना पाए। तो बहुत कम समय में जो कार्य होते हैं उनको दर्शाने के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल टेंस का। और ये पता है कहां सबसे ज्यादा मदद करते हैं? पास्ट टेंस वाले रूल पढ़े थे, सिंपल पास्ट टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस का जब रूल बनता है तो देखिए कि दोनों में से कौन से काम को करने में टाइम लगता है और कौन से काम को करने में टाइम नहीं लगता। एक अमेजिंग बात ये। दूसरी एक अमेजिंग बात और बताता हूं आपको, बैक चलते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा सिंपल टेंस वर्सेस कॉन्टिन्यूअस टेंस।
कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने यहाँ पे क्या देखा कि कोई भी ऐसी वर्ब है जो, ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं, ये कोई भी वर्ब आईएनजी में नहीं जाएंगी। आईएनजी में नहीं जाएंगी मतलब ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं या ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं, ये कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में वाक्य नहीं बनाएंगी। यहां तक की बात क्लियर है? एक और अमेजिंग बात, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी वाक्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, तो कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मान लीजिए मुझे किसी क्वेश्चन के अंदर मिल गया सीम, और सीम के उसने मुझे 2 एग्जाम्पल दे दिए कि बताओ भैया वॉज सीमिंग या फिर हैड बीन सीमिंग। क्या ऑप्शन दे दिया इसने मुझे कि भैया बताओ इसका वॉज सीमिंग बनाओगे या हैड बीन सीमिंग बनाओगे, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाओगे या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाओगे। तो सीधी सी बात है भैया, ये सारी की सारी वर्ब आईएनजी में नहीं जाती, तो ये भी गलत और ये भी गलत, ये दोनों ही गलत हो गए। यानी कि 2 ऑप्शन तो हमने केवल इस नॉलेज से नकार दिए कि हमें पता है कौन कौन सी वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में नहीं जाती। इस नॉलेज से हमने मना कर दिया कि भैया ये सारी की सारी वर्ब जो हैं ये आईएनजी में नहीं जाने वाली, इनका हम आईएनजी फॉर्म में प्रयोग नहीं करेंगे या इनका आईएनजी फॉर्म में प्रयोग नहीं होता है। तो 3 चीजें हैं आपके पास, और ये आप मान लीजिए कि रामबाण है तीनों, है ना, ये तीनों के तीनों रामबाण है। पहली चीज, ये 5 तरह की वर्ब्स कौन कौन सी है? परसेप्शन, अपीयरेंस, इमोशन, थिंकिंग एंड पोजेशन। ठीक है, ये 5 तरह की जो वर्ब्स हैं इन्हें हम आईएनजी फॉर्म में नहीं रखते। तो कॉन्टिन्यूअस गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस गया। नंबर 2, कोई भी कार्य जिसे होने में क्षण मात्र का समय लगे, क्षणिक कार्य बोल लो हिंदी में, ठीक है, या मूवमेंटल एक्शन, कि एक मूवमेंट वाला एक्शन है। अरे सबसे अच्छा एक्शन तो ये है ना, चुटकी बजाने को कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं क्या? एक चुटकी बजाई लिख सकते हो उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आप सब्जेक्ट लिखोगे, द टीचर लिखोगे, तब तक तो चुटकी 3 बार बज चुकी होगी। तो क्षणिक कार्य, कोई भी ऐसा कार्य जो एक क्षण मात्र में हो जाता है, उसको कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखना चाहिए। और तीसरी चीज जो है वो क्या है कि हमें जो चीज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख रहे उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं लिखते हैं। तो यहां पर हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं जाती हैं, और अधिकांशतः सिंपल में चली जाती है, और बाकी फिर एडवर्ब और सिचुएशन देखिए सेंटेंस की। हो सकता है आपको ऑप्शन में कहीं सिंपल टेंस के ऑप्शन ही ना मिले, सीधे या तो आईएनजी मिले या परफेक्ट मिले, तो आपकी फर्स्ट चॉइस परफेक्ट टेंस होनी चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट चॉइस आप किसके आधार पे चुनेंगे? वाक्य की जो अवस्था है, सिचुएशन है, वहां पर आपको साथ में क्या कंजक्शन दिया गया है, क्या एडवर्ब दिया गया है, उसके साथ जॉइंट में बनने वाला जो सेंटेंस है वो किस तरह का सेंटेंस है, इन सारी चीजों को देख करके हम तय करते हैं कि यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो कितना हेल्पफुल और कितना मददगार टेंस है कि आपको आंसर सॉल्व करने में, जहां पर एमसीक्यूज रिलेटेड फॉर्मेशन आपको मिलता है या स्पॉट द एरर रिलेटेड आपको मिलता है, वहां पर आप बहुत आसानी से इन चीज़ों की जानकारी रख करके अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर करूं। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी नए बच्चों का जो है वो भी काफ़ी अच्छे से प्यार मिल रहा है, पुराने बच्चे तो साथ में हैं ही और कॉन्टिन्यूटी में हमारे साथ है, उसकी तो मुझे बहुत खुशी है, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। लेकिन नए बच्चे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारी रीच बढ़ सके। थोड़ा सा आप लोगों से हमें इसी सपोर्ट की उम्मीद रहती है। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।